सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं। डोंट ल्यूर, परसुएड। देखो, ल्यूर इसका मतलब होता है लालच देना, किसी को लालच देके कुछ काम करवाना। और परसुएड का मतलब होता है किसी को लॉजिक देना, रीजनिंग देना, तर्क तर्क देकर किसी को राजी करना। तो ये इस एडिटोरियल में बात की गई है खास करके पॉलिटिकल पार्टीज़ के संबंध में। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कहा गया है कि भाई जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, उन्हें लालच मत दो, उनके सामने लॉजिक रखो, तर्कपूर्ण बातें जो है उनके सामने रखो और तर्कपूर्ण बातों के माध्यम से जो है उनका वोट प्राप्त करो। ये बात कही गई है, डोंट ल्यूर, परसुएड। फिस्कल राशनल, इसका मतलब देखो, फिस्कल का मतलब होता है वित्तीय, पैसे से संबंधित। रैशनल का मतलब हो गया लॉजिक, तर्क। फॉर पोल का मतलब हो गया चुनाव। प्रोमिसेस, वादे। इम्पार्ट का मतलब होता है देना, प्रदान करना, ऐड करना। डेप्थ टू इलेक्टोरल कैंपेन्स। इलेक्टोरल कैंपेन का मतलब हो गया चुनावी अभियान। तो कुल मिला के इसका मतलब हुआ कि फिस्कल राशनल यानी कि जो वित्तीय लॉजिक हैं, जो भी चुनावी वादे किए जाते हैं उन सब के लिए, फॉर ऑल प्रोमिसेस। तो इनसे क्या होगा, सभी चुनावी वादों के लिए जो वित्तीय लॉजिक हैं, इनके माध्यम से क्या होगा, एक गहराई मिलेगी। विल इम्पार्ट डेप्थ। ये फिस्कल राशनल जो हैं वो गहराई प्रदान करेंगे किस चीज़ को, चुनावी अभियानों को। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज़ प्रोपोजल, कि ये जो भारत का चुनाव आयोग है उसका प्रस्ताव। टू रिक्वायर, इस प्रस्ताव में ये कहा गया है कि भाई इस बात की ज़रूरत है, किस बात की, पॉलिटिकल पार्टीज़, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस बात की ज़रूरत है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वे डिस्क्लोज़ करें। डिस्क्लोज़ करने का मतलब होता है खुलासा करना। द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, देखो इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है निहितार्थ। इसका दूसरा मतलब हो सकता है कि भाई एक तरीके से प्रभाव। तो चुनाव आयोग ने कहा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वे खुलासा करें किस चीज़ का, वित्तीय प्रभावों का, ऑफ द प्रोमिसेस दे मेक। दे यहाँ पे आया पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके द्वारा जो भी वादे किए जाते हैं, उन वादों के, उन चुनावी वादों के क्या वित्तीय परिणाम हो सकते हैं, उनका खुलासा किया जाए। ऐसा चुनाव आयोग ने एक प्रस्ताव रखा है। इन देयर मैनिफेस्टोस, मैनिफेस्टो का मतलब हो गया घोषणा पत्र। ये जो चुनावी घोषणा पत्र होता है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ का, तो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो भी वादे किए जाते हैं उनके फाइनेंशियल प्रभाव क्या होंगे, इसका खुलासा किया जाए। तो ये जो प्रपोज़ल है, विल एड मीनिंग एंड डेप्थ टू इलेक्टोरल कैंपेन्स, ये प्रस्ताव क्या करेगा, एड मीनिंग का मतलब होता है कि भाई और सार्थक बनाना किसी चीज़ को। डेप्थ का मतलब हो गया गहराई, टू इलेक्टोरल कैंपेन्स, कि जो भी चुनावी अभियान होते हैं उन्हें और गहराई मिलेगी इस प्रस्ताव के माध्यम से। ये जो चुनावी अभियान होते हैं इनको और ज़्यादा सार्थकता मिलेगी। द आइडिया, यह विचार, दैट कि पार्टीज़ शुड कम्युनिकेट, कि विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उन्हें कम्युनिकेट करना चाहिए। कम्युनिकेट का मतलब है कि कोई सूचना है वो दूसरे को बताना। ठीक है, आगे देखते हैं। कम्युनिकेट टू इलेक्टर्स का मतलब है जो मतदाता हैं उन मतदाताओं को ये बात कम्युनिकेट करना चाहिए, ये बात बतानी चाहिए। कौन सी बात, द फिस्कल राशनल फॉर प्रॉमिसिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। फिस्कल राशनल का मतलब हो गया, एक तरीके से आप कह सकते हो कि वित्तीय लॉजिक। फिस्कल राशनल का मतलब हो गया वित्तीय
लॉजिक, या फिर आप कह सकते हो कि पैसों से जुड़े हुए तर्क, है ना, कि भाई ये जो पैसा है कहाँ से आएगा, किस तरह से खर्च किया जाएगा, ये सारी बातें। फॉर प्रोमिसिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, गुड्स का मतलब हो गया सामान और सर्विसेज, पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा जो भी सेवाएं या जो भी वस्तुओं की डिलीवरी करने का वादा किया जाता है, तो ये जो वादा है इसे किस तरह से पूरा किया जाएगा, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये पूरे लॉजिक्स जो मतदाता हैं उनको कम्युनिकेट किए जाने चाहिए, बताए जाने चाहिए। दैट वुड इन्वॉल्व अ सिग्निफिकेंट आउटगो। अब देखो, ये जो भी वस्तुएं दी जाएंगी या जो भी सेवाएं दी जाएंगी मतदाताओं को, तो इसमें क्या होगा, दैट वुड इन्वॉल्व, इसमें शामिल होगा क्या, अ सिग्निफिकेंट आउटगो। आउटगो का यहाँ पे मतलब है एक्सपेंडिचर, सिग्निफिकेंट का मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण। अब ये जो चुनावी वादे पूरे किए जाएंगे, इनमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है पॉलिटिकल पार्टी को एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो ये पैसा किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी जुटाएगी, ये बात जो है इन्फॉर्म की जानी चाहिए। अ सिग्निफिकेंट आउटगो फ्रॉम द एक्सचेकर। एक्सचेकर का मतलब हो गया राजकोष, कि सरकार का जो खजाना है, सरकार का जो राजकोष है, उसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है, वो पोर्शन इन चुनावी वादों को पूरा करने में लगेगा। तो कुल मिला के इसके जो फिस्कल लॉजिक हैं वे बताए जाने चाहिए मतदाता को। अब देखना, ये जो इज़ आया है ना, ये इज़ आया है इस आइडिया के लिए, ये दैट से लेकर और यहाँ तक ये क्या है, एक एडिशनल बात की जा रही थी इस आइडिया के बारे में। तो ये जो विचार है, द आइडिया इज़ ऑलरेडी पार्ट ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फ्रॉम 2015। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है आदर्श आचार संहिता। तो ये जो विचार है कि भाई जो मतदाता हैं उन मतदाताओं को क्या किया जाना चाहिए, जो भी सर्विसेज उनको दी जाएंगी या जो भी वस्तुएं उन्हें दी जाएंगी, है ना, तो उसके लिए पैसे किस तरह से अरेंज किए जाएंगे, है ना, तो ये सारी बातें मतदाता को बताई जानी चाहिए। तो ये जो विचार है, ये विचार पहले से ही जो 2015 की आचार संहिता है उसका हिस्सा है। द ECI is now proposing a pro forma for such disclosures। अब ECI ने क्या किया है, इज नाउ प्रोपोजिंग का मतलब एक प्रस्ताव जो है ECI अब लेके आ रही है, और एक प्रोफॉर्मा, कि भाई एक फॉर्मेट बना देते हैं ना, कि भाई ये सूचनाएं देनी थी, ये तो 2015 से ही क्लियर था, लेकिन अब क्या किया गया है, एक फॉर्मेट बना दिया गया है कि भाई इस फॉर्मेट में आपको जो है सूचनाएं देनी होगी। ठीक है, ये बता दिया गया है। आगे देखते हैं, प्रोपोजिंग अ फॉर्मा फॉर सच डिस्क्लोजर, है ना, डिस्क्लोजर का मतलब हो गया खुलासा करना। तो ये जो बातें हैं इनका खुलासा करना जरूरी है, लेकिन वो किस तरह से किया जाए, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसका प्रोफॉर्मा क्या होना चाहिए, वो ECI जो है प्रस्ताव करने जा रही है। इफ़ पार्टीज एग्री एंड द आइडिया इज़ इंक्लूडेड इन द मॉडल कोड, कि सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वे एग्री हो जाती हैं और ये जो विचार है इसे आचार संहिता में शामिल कर लिया जाता है। दे विल हैव टू स्पेल आउट। स्पेल आउट का मतलब होता है डिटेल में बताना, किसी भी बात को डिटेल में क्लियर करना, डिटेल में उसका स्पष्टीकरण देना। तो अगर ये जो प्लान है इसे इंक्लूड कर लिया जाता है तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है इनको विस्तृत रूप से बताना होगा, इनको डिटेल में बताना होगा। द सेक्शन ऑफ सोसाइटी दैट अ पर्टिकुलर प्रॉमिस इज टारगेटेड एट, कि भाई एक जो चुनावी वादा किया गया है, एक जो पर्टिकुलर प्रॉमिस है उसमें कोई समुदाय है, सेक्शन का मतलब हो गया उसी का हिस्सा, कि भाई समाज के किस हिस्से को टारगेट करते हुए आपने प्रॉमिस किया है, तो वो क्लियर कट आपको बताना होगा इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को। द एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब है किस सीमा तक, ऑफ कवरेज, कि भाई आपने ये जो वादा किया है जिसके तहत एक पर्टिकुलर समूह के लोगों को आप इतनी इतनी सर्विसेज या इतनी इतनी गुड्स जो है प्रदान करोगे,
तो उसकी एक्सटेंट क्या होगी, यानी कि किस सीमा तक लोगों को कवर किया जाएगा। एंड द नंबर ऑफ लाइकली, लाइकली का मतलब है होने की संभावना। बेनिफिशियरीज का मतलब हो गया किसी योजना का फ़ायदा लेने वाले, उनको हम कहेंगे बेनिफिशियरीज। तो कुल मिला के एक आकलन भी देना होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि भाई ये जो वादा आपने किया है इससे कितने लोगों को जो है फ़ायदा पहुंचेगा, है ना, कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचने के चांसेस हैं, लाइकली, ठीक है। एंड द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इट, और ये जो पर्टिकुलर प्रॉमिस किया गया है इसको इम्प्लीमेंट करने का मतलब होता है लागू करना। तो इस पर्टिकुलर प्रॉमिस को लागू करने पे कितना खर्चा आएगा, कितनी कॉस्ट आएगी, तो ये सारी बातें बतानी होंगी। दे मस्ट ऑल्सो स्पेल आउट, है ना, स्पेल आउट फिर आ गया। स्पेल आउट का मतलब है किसी बात को डिटेल में बताना। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनको ये बात भी डिटेल में बतानी होगी कि हाउ द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मतलब है संसाधन, कि एक पर्टिकुलर प्रॉमिस को निभाने के लिए जो भी संसाधनों की ज़रूरत है ना, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज का मतलब है जिन संसाधनों की ज़रूरत है, विल बी रेज, रेज का मतलब है यहाँ पे जुटाना। तो ये जो पर्टिकुलर संसाधन हैं इन्हें किस तरह से जुटाया जाएगा, कि भाई पैसा कहाँ से आएगा, किस तरह से जो है पैसा पैसा जो है आएगा और उस पैसे से ये जो चुनावी वादे पूरे किए जाएंगे। टू गिव द पार्टीज एन आइडिया ऑफ द फिस्कल चैलेंज, कि विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनको एक आइडिया देने के लिए कि भाई फिस्कल चैलेंज, कि भाई चुनावी वादे करना और फिर उस वादे को निभाने के लिए जो वित्तीय चुनौती होती है वो वित्तीय चुनौती बहुत बड़ी होती है। दैट देयर प्रॉमिस्ड स्कीम में पॉज, देखो पॉज का मतलब होता है उपस्थित कर देना, खड़े कर देना, कोई चुनौती खड़ी कर देना, कोई सवाल खड़ा कर देना, उसको बोलते हैं पॉज। अब ये जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनके द्वारा जो वादे किए गए हैं, जिन स्कीम्स का वादा इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा किया गया है, तो इन वादों के कारण जो वित्तीय चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं, तो किस तरह की वित्तीय चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं उसका एक विचार देने के लिए द सेंटर एंड द स्टेट्स हैव बीन आस्क्ड टू डिस्क्लोज, इसके लिए क्या किया गया है, केंद्र और जो राज्य सरकारें हैं उनसे पूछा गया है क्या, टू डिस्क्लोज, कि वे खुलासा करें किस चीज़ का, डिटेल्स, है ना, कि भाई विस्तृत विवरण बताएं ऑफ द बजट रेवेन्यू रिसीट्स, रिसीट का मतलब हो गया प्राप्तियां, कि जो बजट होता है, तो रेवेन्यू का मतलब हो गया राजस्व, यानी कि जो बजट होता है उसके राजस्व से संबंधित जो भी प्राप्तियां हैं उनका खुलासा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा किया जाए, ताकि जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हें एक आइडिया हो सके कि भाई कितना बजट हमारे पास होता है, उसमें कितना बजट जो है हम किसी पर्टिकुलर स्कीम के लिए लगा सकते हैं। एंड एक्सपेंडिचर, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से कहा गया है कि भाई आप कितना राजस्व प्राप्त हुआ इस बात का भी खुलासा करो, इसके अलावा कितना एक्सपेंडिचर किया गया यानी कि कितना खर्च किया गया उसका भी खुलासा करो, एज वेल एज साथ ही साथ द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ का मतलब हो गया जिम्मेदारियाँ, आउटस्टैंडिंग का मतलब हो गया बकाया, आउटस्टैंडिंग का मतलब हो गया जो कि पूरा करना है, इसका मतलब हुआ नॉट येट पेड, जो कि अभी किया नहीं गया है। तो कुल मिला के देखो कोई भी सरकार है वहाँ पर तीन बातें हो सकती हैं, कि वहाँ पर एक तो है कि भाई कितना पैसा प्राप्त हुआ, कितना रेवेन्यू प्राप्त हुआ, इसके बाद कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना खर्चा हुआ, और इसके बाद अभी कितनी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ हैं, यानी कि कितनी योजनाएं हैं जिनके ऊपर पैसा खर्च किया जाना है, यानी कि अभी कितने काम हैं जो कि बकाया हैं जिन पे पैसा खर्च करना है। तो इन सारी बातों का विवरण देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को कहा गया है। इस विवरण को ध्यान में रखकर बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वे इस बात को समझ सकती हैं कि वे जो पर्टिकुलर प्रॉमिस करने जा रही हैं उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए कितना बड़ा फिस्कल चैलेंज उनके सामने है। द इंफॉर्मेशन,
देखो ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन के साथ कभी एस नहीं लगता, ठीक है ना, प्लूरल नहीं बनता इसका। द इंफॉर्मेशन, इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है कि सूचना जो है, इंफॉर्मेशन की भाई जो भी सूचना है, विल प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का मतलब हो गया एक रूपरेखा, भाई केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा बजट से संबंधित, एक्सपेंडिचर से संबंधित और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी से संबंधित जो जानकारी दी जाएगी ना, जो इन्फॉर्मेशन है, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो भी प्राप्त होगी उसके बारे में ऐसा माना गया है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है प्रदान करेगी क्या, अ फ्रेमवर्क, एक रूपरेखा प्रदान करेगी, अंडर विच, जिसके तहत, अब मैनिफेस्टो का मतलब हो गया चुनावी घोषणा पत्र, कैन बी असेस्ड, असेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना किसी चीज़ का, बाय द वोटर। तो इसके माध्यम से क्या होगा कि भाई जो भी सूचना मिलेगी, ठीक है, कि विल प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क अंडर विच अ मैनिफेस्टो, तो इसके माध्यम से क्या होगा कि जो चुनावी घोषणा पत्र होगा उसका मतदाता के द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव का मतलब, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव का मतलब है इस दृष्टिकोण से, ऑफ इट्स फाइनेंशियल वायबिलिटी। देखो कोई भी चीज़ वायबल है, इसका मतलब है वो प्रैक्टिकल है, क्या वो, अगर कोई भी चीज़ व्यवहारिक है, व्यवहार में लाने लायक है, प्रैक्टिकल है, सक्षम है, उसको हम बोलते हैं वायबल। तो कोई प्रॉमिस जो है वो आर्थिक दृष्टि से कितना प्रैक्टिकल है, कोई भी प्रॉमिस आर्थिक दृष्टि से कितना प्रैक्टिकल है, इसको मतदाता जो है असेस कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है, ठीक है, अगर सूचना उपलब्ध होती है तो। इट मे ऑल्सो मेक पार्टीज ट्रीट मैनिफेस्टो प्रिपरेशन एज अ रेस्पॉन्सिबल एक्सरसाइज। देखो अभी क्या किया जाता है, विभिन्न जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वे अपने चुनावी घोषणा पत्र को मनमाने तरीके से बना देती हैं ना, कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन अगर इन सारी बातों को, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, इनको डिटेल में जो है एक एक पॉइंट को लागू किया जाता है, तो इट में ऑल्सो मेक पॉलिटिकल पार्टीज ट्रीट, ट्रीट का मतलब होता है बर्ताव करना, मैनिफेस्टो प्रिपरेशन, तो चुनावी घोषणा पत्र जो प्रिपेयर किया जाता है, जो बनाया जाता है, तो उस चुनावी घोषणा पत्र को बनाने के दौरान, ये जो चुनावी घोषणा पत्र बनाने की प्रक्रिया है, इसे एक जिम्मेदारी से भरी गतिविधि के रूप में पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा ट्रीट किया जा सकता है। मींट, मींट का मतलब है किस बात के लिए ना, कि भाई इसका मतलब क्या है, मींट टू परसुएड, इसका मतलब हुआ कन्विंस करना, राजी करना, लॉजिक के माध्यम से राजी करना, रादर देन का मतलब है के बजाय, ल्यूर का मतलब है ललचाना, लालच देना, द वोटर। तो इसके माध्यम से क्या होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वे मैनिफेस्टो प्रिपरेशन को गंभीरता से लेंगी और अपने मैनिफेस्टो के दौरान वे क्या करेंगी, लालच देने के बजाय वोटर्स को लॉजिक देंगी। देयर इज बाउंड टू बी सम रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट का मतलब हुआ एक तरह की नाराजगी, और बाउंड का मतलब होता है सर्टेन, निश्चित रूप से, है ना। तो ये बात निश्चित है कि अमंग सेक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल क्लास, कि कुछ जो राजनीतिक वर्ग हैं उनके कुछ हिस्सों में नाराजगी देखने को मिलेगी, ये पक्का है। इट मे बी आर्ग्यूड, ये तर्क दिया जा सकता है, दैट कि द ECI शुड नॉट गेट इनटू द निट्टी ग्रिटी। देखो यहाँ पे ये जो शब्द आया है निट्टी ग्रिटी, इस निट्टी ग्रिटी का मतलब होता है कि कोई भी बात है, कोई भी सिचुएशन है, उसकी बारीकियाँ, उसको बोलेंगे निट्टी ग्रिटी। निट्टी ग्रिटी का मतलब हुआ द बेसिक फैक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन ऑफ मैनिफेस्टो फॉर्मुलेशन, कि चुनावी घोषणा पत्र का, फॉर्मुलेशन का मतलब है निर्मित करना, निर्माण करना, कि चुनावी घोषणा पत्र के निर्मित करने की जो प्रक्रिया है उसकी जो निट्टी ग्रिटी है, उसके जो बारीक डिटेल्स हैं, उसमें ECI को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ये तर्क दिया जा सकता है। स्पेशली, खास करके, द मैनर ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे इट्स आया है चुनावी घोषणा पत्र, खास करके चुनावी घोषणा पत्र को, चुनावी घोषणा पत्र का लागूकरण किस तरह से किया जाता है, इसमें ECI को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए।
क्यों? एज का प्रयोग करते हैं हम कारण बताने के लिए, रीज़न देने के लिए। एज दैट विल बी द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टी दैट कम्स टू पावर। भाई कोई चुनावी घोषणा पत्र है, उसे इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है, इसमें ईसीआई को इसलिए नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। क्यों? क्योंकि चुनावी घोषणा पत्र को इम्प्लीमेंट करने की राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी उस पार्टी की होगी जो पार्टी सत्ता में आएगी। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रोमिसेस, कि कोई पर्टिकुलर पार्टी उसने जो भी वादे किए हैं उन वादों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ का मतलब है उन वादों के आधार पर जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आएगी, ये उसकी जिम्मेदारी होगी कि वह मैनिफेस्टो में किए गए वादों को किस तरह से लागू करती है। द गाइडलाइन, कि ये जो दिशा निर्देश हैं, ये दिशा निर्देश स्वयं अरोज फ्रॉम अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन 2013। देखो, अराइज का मतलब होता है कि टू कम इनटू एग्जिस्टेंस या फिर बिगिन टू बी नोटिस्ड। तो कुल मिला के ये जो बातें हैं, ये जो गाइडलाइन है, ये नोटिस में आना शुरू हुई कब? 2013 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था 2013 में, अपहोल्डिंग, इस बात को मेंटेन करते हुए द राइट ऑफ पार्टीज, कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका अधिकार है टू मेक इलेक्टोरल प्रोमिसेस, कि वे चुनावी वादे कर सकती हैं। इवन इफ का मतलब होता है भले ही, दे इन्वॉल्व डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा चुनावी वादे किए जा सकते हैं भले ही उन चुनावी वादों में शामिल हो क्या? डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का मतलब हुआ ये जो उपभोक्ता के दिन प्रतिदिन के काम आने वाली जो वस्तु है ना, उनको लिए कहा गया है। तो कंज्यूमर गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का वादा भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा किया जा सकता है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था। इट वॉज हेल्ड, इस बात को भी मेंटेन किया गया था। होल्ड की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है हेल्ड। इस बात को भी जो है कायम रखा गया था दैट सच अ प्रॉमिस, कि कोई जो वादा किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा वुड नॉट अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू, बराबर होना, समकक्ष होना, अ करप्ट प्रैक्टिस का मतलब हुआ भ्रष्ट आचरण। तो कुल मिला के इस तरह का जो वादा है, इस तरह का वादा करप्ट प्रैक्टिस के अंतर्गत नहीं आएगा। एंड एज लॉन्ग एज, और जब तक कि दीज वर फाइनेस्ट, यानी कि ये जो वादा है, इस वादे को तब तक करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा जब तक कि ये जो प्रॉमिस है, ये जो प्रॉमिस किया गया है और इसके बाद में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। एज दीज वर फाइनेंस्ड बाय बजटरी अलोकेशन का मतलब हो गया वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। क्लियर्ड बाय द लेजिस्लेचर का मतलब हो गया विधायिका, कि विधायिका के द्वारा अगर बजट अलोकेट कर दिया जाता है और उस अलोकेटेड बजट के द्वारा जो पर्टिकुलर प्रॉमिस है उसे पूरा किया जाता है, तो इस बात को करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा। दे कुड नॉट बी इनवैलिडेटेड, तो अगर इस तरह से किया जाता है कि भाई लेजिस्लेचर जो है वो राशि आवंटन करती है और उस आवंटित राशि के द्वारा जो है किसी पर्टिकुलर स्कीम को जो है फुलफिल किया जाता है, तो इसे इनवैलिड नहीं कहा जा सकता। दे कुड नॉट बी इनवैलिडेटेड। द कोर्ट ऑल्सो सजेस्टेड, तो कोर्ट ने इस बात को भी जो है सुझाया था दैट टू प्रिवेंट एक्स्ट्रावेगेंट प्रोमिसेस। देखो, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है एक्सट्रीम, अति। प्रोमिसेस मतलब एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब है जहां बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। तो कोर्ट ने ये बात भी कही थी, टू प्रिवेंट का मतलब है रोकना, कि ये जो फिजूल खर्ची से संबंधित जो वादे हैं, फ्रॉम अपसेटिंग, अपसेट का मतलब होता है बिगाड़ देना, द इलेक्टोरल लेवल प्लेइंग फील्ड। इलेक्टोरल लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब हो गया कि
ये जो चुनाव में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज उतर रही हैं, ठीक है, तो चुनाव में उतरने वाली जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, है ना, वे सभी एक लेवल पे रहें। कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है ऐसे वादे ना कर दे फिजूल खर्ची से, है ना, यानी कि ऐसा वादा जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की बात की गई है। तो इस तरह का वादा अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी करती है तो जो इलेक्टोरल लेवल प्लेइंग फील्ड है ना, कि भाई वो बिगड़ सकता है। इसको रोकने के लिए द ECI कुड ले डाउन, ECI जो है कुड यहाँ पे है पॉसिबिलिटी के लिए, ले डाउन का मतलब है निर्धारित करना, सम गाइडलाइंस। तो जो इलेक्टोरल लेवल प्लेइंग फील्ड है ये अपसेट ना हो जाए, इसे बनाए रखने के लिए जो चुनाव आयोग है वह कुछ गाइडलाइंस निर्धारित कर सकता है। इन प्रैक्टिस, व्यवहार में, यानी कि व्यवहारिक दृष्टि से अगर हम देखें, हाउएवर, हालांकि अगर व्यवहारिक दृष्टि से हम बात करें, द ECI's गाइडलाइंस कि जो चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं, डिड नॉट इलिसिट, देखो इलिसिट का मतलब होता है निकालना, ऑब्टेन, प्राप्त करना। जैसे आपने मेरे सामने कई किताबें रख दी, अब उन किताबों से मैं एक महत्वपूर्ण सूचना कैसे इलिसिट करता हूँ, कैसे निकालता हूँ, उसको बोलते हैं इलिसिट करना। एनफ इंफॉर्मेशन, लेकिन फाइनली हुआ क्या कि ECI ने जो भी गाइडलाइंस जारी की, उन जारी की गई गाइडलाइंस ने पर्याप्त सूचनाएं, उन गाइडलाइंस के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज से पर्याप्त सूचनाएं नहीं प्राप्त हुई। एज का प्रयोग करते हैं रीज़न देने के लिए। ऐसा इसलिए हुआ, पार्टीज मेड ओनली रूटीन एंड एम्बिग्यूअस डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर का मतलब हो गया खुलासा, एम्बिग्यूअस का मतलब हो गया अनक्लियर, अस्पष्ट। क्यों? क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने नियमित और अस्पष्ट खुलासे किए। तो कुल मिला के पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जो खुलासे किए गए उनसे पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाई। इफ़ इम्प्लीमेंटेड, तो ये जो नया प्रस्ताव है चुनाव आयोग का, इसको अगर लागू किया जाता है, डिटेल्ड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, तो इसे लागू होने के बाद, मान लो ये लागू हो जाता है, तो विस्तृत रूप से जो भी वित्तीय खुलासे प्राप्त होंगे, ये वित्तीय खुलासे जो हैं में हेल्प, मदद कर सकते हैं इन इन्फॉर्म्ड वोटर चॉइस। इन्फॉर्म्ड वोटर चॉइस का मतलब हुआ कि जो वोटर है, जो मतदाता है, उसके पास वो सूचित है, यानी कि मतदाता जो है उसे सूचनाएं मिल गई हैं और सूचनाओं के बाद वह अपनी चॉइस को डिसाइड कर सकता है, यानी कि उसे किसे वोट देना है और किसे नहीं देना है। तो अगर ये जो प्रस्ताव है ये लागू हो जाता है तो इसके माध्यम से क्या होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वे डिटेल्ड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स अगर करती हैं तो इसके माध्यम से क्या होगा, जो मतदाता है वह ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हो सकता है, उसके पास ज़्यादा सूचनाएं होंगी और उन अधिक सूचनाओं के माध्यम से वह जो है अपनी चॉइस ले सकता है। इसके साथ ही साथ हमें क्या देखने को मिलेगा, एज राइवल पार्टीज आर लाइकली टू, लाइकली का मतलब है ऐसा होने की संभावना है कि जो प्रतिद्वंदी पार्टी है, यानी कि विपक्षी, राइवल का मतलब है आपका प्रतिद्वंदी कौन है, कौन आपके खिलाफ लड़ रहा है, उसे आपका कहेंगे आपका राइवल, आपका विरोधी, आपका प्रतिद्वंदी। द राइवल पार्टीज आर लाइकली टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, अधीन होना, टू सब्जेक्ट मैनिफेस्टो प्रोमिसेस, इंटेंस का मतलब होता है बहुत गहन, बहुत ही गहरे तरीके से, स्क्रूटनी का मतलब है जांच। देखो क्या होगा कि जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स जो है अवेलेबल होगा तो उसके माध्यम से क्या होगा, जो प्रतिद्वंदी पार्टी है वो क्या कर सकती है, इस बात की संभावना है कि प्रतिद्वंदी पार्टी जो है ना पर्टिकुलर चुनावी घोषणा पत्र को बहुत ही गहरे तरीके से जांच सकती है। जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, दूसरी पर्टिकुलर पार्टी ने उस पूरे मैनिफेस्टो को पढ़ा और फिर वोटर्स को बताया कि देखो ये मैनिफेस्टो जो है इसमें कितनी बातें इलॉजिकल हैं ना। तो इस तरह से इट मे ऑल्सो हैव अ मोर मीनिंगफुल इम्पैक्ट, इसके माध्यम से क्या हो सकता है, और भी ज़्यादा सार्थक प्रभाव हो सकता है, बी इट पॉजिटिव और नेगेटिव, कि भाई वो जो सार्थक प्रभाव है ना,
वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ऑन द प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट का मतलब है संभावना, ऑफ अ पार्टी विनिंग ओवर द इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट का मतलब हो गया मतदाता, कि पॉलिटिकल पार्टी के मतदाताओं पर जीतना है ना, ऑफ अ पार्टी विनिंग ओवर द इलेक्टोरेट, इसका मतलब ये हुआ कि मतदाताओं का वोट हासिल करना, जीत हासिल करना। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जीत हासिल करने की जो संभावना है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हो सकता है। मतलब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वे क्या करती हैं, विथ अ सिंगल फ्लैगशिप प्रॉमिस, फ्लैगशिप का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, उसको बोलते हैं फ्लैगशिप। फ्लैगशिप का जब हम प्रयोग करते हैं तो इस फ्लैगशिप का मतलब हुआ सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण वादा किया जाता है और उसी वादे के दम पर पॉलिटिकल पार्टी जो है चुनाव जीतने की कोशिश करती है। तो ऐसे हालातों में भी उस पॉलिटिकल पार्टी पर बहुत ही पॉजिटिव या नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा, भाई उसने एक बहुत ही खतरनाक वादा कर दिया है ना, बहुत ही खतरनाक वादा कर दिया कि भाई जैसे मान लो कि अगर हम सरकार में आए तो जो बेरोजगार है प्रत्येक बेरोजगार व्यक्ति को 10,000 रुपये महीने मिलेंगे। अब चुनावी घोषणा पत्र में आपको बताना पड़ेगा, सारी डिटेल में आपको जानकारी देनी पड़ेगी कि भाई इतना पैसा कहाँ से आएगा, कैसे खर्च किया जाएगा, कितने लोगों को मिलेगा। तो कुल मिला के इस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टी एकमात्र सिंगल फ्लैगशिप प्रॉमिस के दम पर जीतने की संभावना को देखती है, उनके ऊपर भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है।